अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.15 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन 2 एंड 3 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट थ्रू वेन डायग्राम। हमें नीचे दो सेट दिए जाएंगे, ठीक है। तो उन सेट्स के लिए हमने दो लॉज को वेरीफाई करना है, एक लॉ ऑफ यूनियन है और एक लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है, और इनको हमने वेरीफाई करना है वेन डायग्राम के थ्रू। तो आपको मैं बताता हूँ कि वेन डायग्राम किसको कहते हैं। तो देखें, अब ये जो पार्ट 1 है, इसमें आपकी बुक में सिर्फ ये एक सेट दिया गया है, दूसरा सेट इसके साथ नहीं दिया गया है। तो मैंने क्या किया है कि आपकी जो पुरानी बुक थी पंजाब टेस्ट की, वहाँ पर ये सेम क्वेश्चन है और वहाँ पर ये दूसरा सेट भी दिया गया है। तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये दूसरा सेट साथ में लिख दिया। लेकिन इन केस अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं या आपको क्लास टीचर नहीं करवाते तो फिर आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ पर जो ओल्ड बुक थी पंजाब टेक्स्ट की, वहाँ से मैंने ये वाला सेट लिख दिया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है। तो देखें, अब इसमें हमारे पास ये दो सेट्स हैं और इनके लिए हमने दो लॉज को वेरीफाई करना है। एक कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है और दूसरा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। ये दो लॉज हमने वेरीफाई करने हैं वेन डायग्राम के थ्रू। तो वेन डायग्राम को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन इसके लिए वेरीफाई करते हैं इन दोनों सेट्स के लिए। तो देखिए, मैंने ये लिख दिया, जो पहला कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन लिखा। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है कि अगर आपके पास दो सेट हों, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये दो सेट हैं ए और बी, तो अगर हम उन दोनों सेट्स का यूनियन लें, जैसे यहाँ पर मैंने ए यूनियन बी किया, ठीक है, और फिर हम उनकी तरतीब चेंज करके उनका यूनियन का सेट लें, जैसे यहाँ पर मैंने बी को पहले कर दिया, ए को बाद में कर दिया, तो दोनों केसेस में जो यूनियन का सेट आएगा वो सेम आएगा, वो इक्वल आएगा। यानी कि सेट्स की पोजीशन चेंज करने से हमारा जो आंसर है वो सेम रहेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल रहेगी, ठीक है। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो पहले अब हम इनके लिए यूनियन सेट मालूम करते हैं दोनों साइड का, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मैं यूनियन का सेट मालूम करता हूं, उसके बाद वेन डायग्राम के थ्रू हम उसको वेरीफाई करेंगे इस लॉ को। तो देखें, ये जो इक्वेशन है, इसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं। तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया ए यूनियन बी। अब ए की जगह मैंने जो सेट ए है वो लिख दिया, उसके बाद यूनियन आ गया, और बी की जगह मैंने जो सेट बी है वो लिख दिया। अब इन दोनों सेट का हमने यूनियन सेट मालूम करना है। तो यूनियन सेट में हम क्या करते हैं, हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे, ठीक है। तो देखें, अगर ये मैं लिखता हूं 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। उसके बाद ये लिख ले 13, ठीक है। अब यहां पर देखें, इस सेट में अगर आप आए तो ये 5, 9 और 13 ये तीनों ऑलरेडी यहां पर आ जाते हैं, तो इनको अब दोबारा हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 17, 21 और 25 ये लिख लेंगे, ये आ जाएगा 17, 21 और 25, ठीक है। तो ये हमने ए यूनियन बी की वैल्यू मालूम कर ली, या ए यूनियन बी के लिए हमारे पास सेट आ गया, ठीक है। अब इस सेट को आप नंबर 1 कर दें, ठीक हो गया। अब ये जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, ये वाली साइड, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं लिखता हूं राइट हैंड साइड, ठीक है, और ये आ जाएगा बी यूनियन ए इज इक्वल टू, अब बी सेट को आप पहले लिख दें, तो ये आ जाएगा 5, 9, 13, 17, 21, 25, ठीक। और उसके बाद आ जाएगा यूनियन, और अब सेट ए जो है, ये वाला सेट हम लिख लेंगे, ये आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ठीक हो गया। तो अब देखें, हम इन दोनों सेट के लिए यूनियन का सेट मालूम करेंगे। तो इस केस में भी सेम यही वाला यूनियन का सेट आएगा, क्योंकि हमने दोनों के एलिमेंट को कंबाइन करना है, ठीक है। तो हम जब इसको कंबाइन करेंगे हमारे पास सेम यही वाला सेट आएगा। तो मैं लिख लेता हूं 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 25, ठीक है। अब ये हमारे पास जो सेट आया है ये राइट हैंड साइड के लिए आया है, तो ये इस सेट को मैं नंबर 2 कर देता हूं। अब ये नंबर 1 और नंबर 2 से हमें क्या पता चल रहा है
कि हमारे पास जो सेट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसके बावजूद कि हमने जो सेट की पोजीशन है वो चेंज कर ली। यहाँ पर मैंने सेट ए पहले लिखा, बी को बाद में लिखा, यहाँ पर बी पहले लिख दिया और ए को बाद में लिखा। उस तो हमारे पास जो सेट आया वो दोनों साइड के लिए सेम आया। इसका मतलब है कि जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है वो हमने वेरीफाई कर लिया। अब इस चीज को हमने वेरीफाई करना है वेन डायग्राम के थ्रू, जो कि एक्चुअल काम है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखें मैंने जो वेन डायग्राम है वो अलहदा पेपर पे ड्रॉ की हुई है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पे मेरे पास जगह कम है। आपको जो मैं फिगर दिखाऊंगा वो वाली फिगर आप अपने क्वेश्चन के नीचे बना दीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जो मैंने पेपर पे वेन डायग्राम ड्रॉ की हुई है। यहाँ पर मैंने दो डायग्राम ड्रॉ की हुई है, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए, एक राइट हैंड साइड के लिए। ठीक है, अब वेन डायग्राम हम किस टाइम ड्रॉ करते हैं? जब हमें सेट्स को इस तरह ग्राफ की शक्ल में शो करना होता है, तो फिर हम उसके लिए वेन डायग्राम यूज करते हैं। ठीक हो गया। इसको ड्रॉ करने का तरीका ये है कि पहले एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ की जाती है, ये यूनिवर्सल सेट या यू को शो कर रहा होता है। यहां पर इसका यूज नहीं है, आगे जब डी मॉर्गन्स लॉ के क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जितने सेट होते हैं, जैसे यहां पर दो सेट्स हैं तो उतने सर्कल आपने ड्रॉ कर देने, जितने सेट्स हैं उतने सर्कल ड्रॉ करने हैं। ये मैंने सेट ए के लिए सर्कल ड्रॉ कर लिया और ये सेट बी के लिए मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब देखें इन दोनों सेट्स का कुछ एरिया मैंने कॉमन रखा है, कुछ रीजन कॉमन रखा है, क्योंकि इनमें कुछ एलिमेंट जो है वो कॉमन या मुश्तरका आ रहे थे। ठीक है, जैसे कि ये 5 है, 9 है और 13 है, ये तीनों एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहे थे, तो इनको मैंने इस तरह कॉमन जो रीजन है यहां पर लिख दिया। बाकी सेट ए के जो एलिमेंट रह गए थे वो मैंने यहां पर लिख दिए और सेट बी के जो एलिमेंट है वो मैंने सेट बी में लिख दिए। ठीक है, ये जब हम कर लेते होते हैं, जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें इसकी शेडिंग करनी होती है। इसमें कुछ एरिया हाईलाइट करना होता है। कौन सा एरिया हमने हाईलाइट करना होता है? देखिए, ये जो हमारे पास यूनियन के लिए सेट आया है लेफ्ट हैंड साइड का, हमने वेन डायग्राम में वो वाला एरिया शेड करना है जहां पर के ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो देखें ये तो सिंपल और अंडरस्टूड बात है कि चूंकि ये हमने यूनियन लिया है, इसका मतलब है कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट यहां पर आ रहे हैं। तो हम अगर इस वेन डायग्राम को शेड करेंगे, इसका वो एरिया हाईलाइट करेंगे जहां पर के ए यूनियन बी के एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम दोनों जो सेट्स हैं उनका पूरा एरिया ही शेड कर लेंगे, क्योंकि जो ए यूनियन बी है इसमें सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो देखिए मैंने ये से जो सेट ए है इसका भी सारा एरिया शेड कर दिया, इस तरह लाइंस मैंने पुट कर ली। आप कोई कलर यूज करना चाहते हैं तो कलर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो सेट बी है इसको भी मैंने पूरा एरिया शेड कर लिया, इसमें भी मैंने इस तरह लाइंस ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये एरिया मैंने शेड कर लिया। इसी तरह अब ये जो राइट हैंड साइड के लिए फिगर है इसको भी हम शेड करेंगे। तो ये भी हमारे पास ये जो सेट आया है इसके एलिमेंट्स को देखते हुए हमने वो एरिया शेड करना है वेन डायग्राम का, कि ये एलिमेंट कहां कहां पर आ रहे हैं। तो ये भी चूंकि हमने यूनियन लिया था, इसका मतलब है कि ये दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट यहां पर आ रहे हैं। तो हम ये जो दूसरा पार्ट है, ये दूसरी फिगर है, इसको भी जब शेड करेंगे तो दोनों सेट का पूरा एरिया ही शेड कर लेंगे, क्योंकि दोनों के सारे एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे थे बी यूनियन ए में, यानी कि इस वाले में। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो सेट आया था इसमें दोनों के एलिमेंट थे, तो इसका भी मैंने दोनों सेट्स का पूरा एरिया शेड कर लिया। ये सेट ए का सारा एरिया शेड कर लिया, मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, और ये सेट बी का सारा एरिया मैंने शेड कर लिया, यहां पर भी मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक हो गया। अब ये जो मैंने शेडिंग की है या एरिया हाईलाइट किया है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि देखें जो शेडेड एरिया है दोनों फिगर्स का वो सेम है दोनों साइड्स के लिए, लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी, राइट हैंड साइड के लिए भी। ठीक हो गया। तो जब शेडेड एरिया सेम आ गया वेन डायग्राम में, इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमने वेरीफाई कर लिया वेन डायग्राम के थ्रू भी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट कि फिगर 1 और फिगर 2 से ये चीज वाज़ेह हो जाती है या ये चीज वेरीफाई हो जाती है कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के, यानी कि ये वाला जो लॉ था कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, ये हमने इसके लिए वेरीफाई कर लिया। ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमने जो पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम वेरीफाई करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों सेट्स के लिए। ठीक है, यहां पर मैं एक चीज रिपीट कर दूं कि ये जो सेट है, मैंने आपकी जो पंजाब टेक्स्ट बुक की पुरानी बुक थी वहां से मैंने ये सेट लिखा है, क्योंकि आपकी नई बुक में ये वाला सेट नहीं दिया गया था, सिर्फ ये एक सेट दिया गया है। तो अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं या क्लास टीचर अगर आपको नहीं करवाते तो फिर आप इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन मैंने स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये पंजाब टेक्स्ट बुक की जो पुरानी बुक थी वहां से मैंने इस पूरा क्वेश्चन लिख दिया और इसको सॉल्व कर लिया ताकि स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने जो पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने लिख दिया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये कौन सा लॉ होता है कि अगर आपके पास दो सेट हों
और उनका आप इंटरसेक्शन सेट मालूम करें, तो अगर आप दोनों सेट की पोजीशन चेंज कर दें, जैसे यहाँ पर ए जो सेट है पहले आ रहा है और बी सेट बाद में आ रहा है, यहाँ पर बी सेट पहले आ रहा है और ए सेट बाद में आ रहा है, दोनों केसेस में आपके पास जो इंटरसेक्शन का सेट आएगा वो सेम आएगा, इक्वल आएगा, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। ठीक है, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब हम पहले इसके लिए जो इंटरसेक्शन का सेट है वो मालूम करते हैं। मैं पहले जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू फाइंड करता हूं। तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी, ये मैंने लिख दी। अब नेक्स्ट मैंने ए और बी की जगह जो सेट ए और सेट बी है वो लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। तो इंटरसेक्शन सेट में हम क्या करते होते हैं, वो एलिमेंट लिखते हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन आ रहे होते हैं, मुश्तरक आ रहे होते हैं। तो देखें इसमें ये जो 5 है, 9 है और 13 है, ये इन दोनों सेट में कॉमन है, ये वाले एलिमेंट। तो मैं लिख लूंगा 5, 9, 13, ये जो मुश्तरका एलिमेंट थे या कॉमन एलिमेंट थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी के लिए सेट आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड की मेरे पास वैल्यू आ गई। तो इसको मैं नंबर 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड के लिए वैल्यू मालूम करते हैं। तो मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड, ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बी को पहले रख दिया, ए को बाद में रख दिया। तो जो बी सेट है पहले वो लिख दें, ये आ जाएगा 5, 9, 13, 17, 21, 25। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा इंटरसेक्शन। और अब जो सेट ए है वो लिख दें, तो ये है 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक हो गया। तो अब इन दोनों सेट के लिए हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि वो एलिमेंट जो कि दोनों में मुश्तरका हैं या दोनों में कॉमन है। तो देखें इनमें यही वाले एलिमेंट कॉमन आएंगे जो कि हमने ऊपर मालूम किए हैं। ये आ जाएगा 5, 9 और 13। ठीक है, ये हमने इसके लिए कॉमन एलिमेंट निकाल दी। हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट आ गया इन दोनों सेट्स के लिए। ये हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, तो उसको मैं नंबर 2 कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें ये 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि इस इक्वेशन की या ये जो लॉ है इंटरसेक्शन का लॉ, इसकी दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ रही हैं, सेम आ रही है, क्योंकि हमारे पास सेम सेट आ रहे हैं, इक्वल सेट आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हमने वेरीफाई करना है वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो मैं वेन डायग्राम अलहदा से मैंने पेपर पे बनाता हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है। तो देखें जिस तरह कि आपको मैंने बताया कि वेन डायग्राम में क्या करते हैं कि जो भी सेट्स आपको दिए जाते हैं उनको ग्राफ की शक्ल में शो किया जाता है, ये इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। इसमें एक रेक्टेंगल लगाई जाती है, इसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, इसको यू से शो किया जाता है। अब यहाँ पर जो है यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया, आगे यूनिवर्सल सेट भी आएगा तो वो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी यूनिवर्सल सेट लिख लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों केसेस में ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट का एरिया शो करता होता है। ठीक है, ये जब आएगा फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा, इस बारे में आपने परेशान नहीं होना है। और जो सेट्स हैं, दो सेट हमें दिए गए तो दोनों सेट को इस तरह सर्कल की शक्ल में शो किया जाता है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि देखें जो सेट ए है, ठीक है, इसके एलिमेंट मैंने लिखने हैं। तो देखें हम सेम वही प्रोसेस करेंगे जिस तरह के हमने लॉ ऑफ यूनियन के टाइम किया था कि ये जो दो सेट हैं में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं 5, 9 और 13, ये इन दोनों सेट का ये जो कॉमन एरिया है यहां पर हम लिख लेंगे। तो मैं लिखूंगा 5, 9 और 13, ये वो एलिमेंट है जो कि दोनों सेट्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने जो इनका जो कॉमन एरिया है, ठीक है, मुश्तरका एरिया है, वहां पर लिख दिए। उसके बाद सेट ए के पीछे ये एलिमेंट रह जाते हैं 3, 7 और 11। अब ये सेट ए में है, बी में नहीं, इसलिए मैं इनको यहाँ सेट ए वाली साइड एरिया में लिख लूंगा। यह आ जाएगा 3, 7 और 11। ठीक है, अब जो सेट बी है इसके एलिमेंट लिखते हैं। तो इसके ये पहले तीनों एलिमेंट तो हमने यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद 17, 21 और 25, यह आ जाएगा 17, 21 और 25। ये वो एलिमेंट है जो कि बी में है लेकिन ए में नहीं, इसलिए हमने इनको बी के एरिया में लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट लिख दिए। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि हमने ये जो हमारे पास ये जो सेट आया है ए इंटरसेक्शन बी, इस सेट के लिए हमने ये जो वेन डायग्राम है इसमें शेडिंग करनी है। हमने देखना है कि ये एलिमेंट कौन से एरिया में आ रहे हैं। तो देखें ये जो हमारे पास सेट आया था इसके एलिमेंट इस एरिया में आ रहे हैं। तो जिस एरिया में ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं उस एरिया को आप शेड कर दें, इस तरह लाइन डाल दें। ठीक है, ये मैं लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने शेड कर दिया। तो ये हमने ए इंटरसेक्शन बी का जो एरिया था वो हमने इसको शेड कर दिया। ठीक हो गया। अब हम ये जो बी यूनियन ए है इसके लिए हम ये वेन डायग्राम कंप्लीट करेंगे।
तो उसमें सबसे पहले सेम स्टेप करेंगे कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम जानते हैं 5, 9 और 13 ये कॉमन है, दोनों में आ रहे हैं, तो इनका जो कॉमन एरिया है वहाँ पर हम ये दोनों लिख देंगे, ये तीनों एलिमेंट लिख देंगे 5, 9, 13। उसके बाद ए में 3, 7 और 11 ये वाले एलिमेंट आ रहे थे, और बी में आ रहे हैं 17, 21 और 25। ये मैं थोड़ा ऊपर आकर कैमरे में करके थोड़ा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको नजर आए, ठीक है। अब हमने इसमें भी यही करना है कि ये जो हमारे पास सेट आया था बी इंटरसेक्शन ए के लिए, इस सेट के लिए हमने इस वेन डायग्राम की शेडिंग करनी है, यानी कि हमने बताना है कि इस सेट्स के एलिमेंट कहाँ पर हैं। तो देखें ये वाला जो रीजन है ये इस सेट के एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस रीजन को हम शेड कर देंगे, ठीक है, इस तरह जिस तरह वहाँ पर किया, यहाँ पर इस तरह ये हमने। तो अब देखें हमने जब दोनों सेट्स के लिए ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन के लिए जो वेन डायग्राम में एरिया शेड किया, तो हमारे पास जो एरिया आया वो कौन सा आया, एक जैसा आया, ठीक है। जो शेडेड एरिया है वो सेम है, दोनों का अनचेंज्ड है। इसका मतलब ये होगा कि दोनों के लिए वेन डायग्राम एक जैसी आ गई। जब दोनों केसेस में वेन डायग्राम एक जैसी आ गई तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। तो ये मैंने नीचे लिख दिया कि फ्रॉम फिगर 1 एंड 2, इन दो फिगर से इट इज क्लियर दैट, ये बात वाज़ेह हो जाती है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों सेट्स के लिए वेन डायग्राम के थ्रू जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है उसको भी वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको रिपीट कर देता हूँ कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बुक में आपको सिर्फ ये एक सेट दिया गया, ये नहीं दिया गया था। ये मैंने आपकी जो ओल्ड बुक थी पंजाब टेक्स्ट की, वहाँ से मैंने ये सेट लिख दिया क्योंकि वहाँ पर ये इस तरह बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन दिया गया है। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन जो है रिकॉर्ड करा दिया ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप लोग नहीं करना चाहते या आपको क्लास टीचर नहीं करवाते तो फिर आप ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है। हमें ये दो सेट दिए गए हैं, सेट ऑफ n यानी कि नेचुरल नंबर का सेट, और दूसरा z है यानी कि इंटीजर्स का सेट। इन दो सेट्स के लिए हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक हो गया। तो देखें इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले तो हम ये जो हमें दो सेट दिए गए हैं n और z, हम देखते हैं कि इनमें कौन से एलिमेंट आते हैं या कौन से मेंबर्स आते हैं। तो देखिए जो n होता है वो नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर्स हम अपनी डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये मैंने जो नेचुरल नंबर का सेट है वो लिख दिया। उसके बाद z है, ये इंटीजर्स के सेट को शो करता होता है। z इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं, जितने भी आपके प्लस माइनस वाले नंबर हैं, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव वाले नंबर हैं वो सारे, और उनके साथ जीरो को अगर मिलाएं तो ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये जो z है इसमें इंटीजर्स सारे आ गए, ठीक है, ये इंटीजर्स का सेट हो गया, ये नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। अब हम इन दोनों सेट्स के लिए पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब ये वाला लॉ क्या होता है, इसमें अगर आपको दो सेट दिए गए हों, जैसे यहाँ पर ये n और z दो सेट हैं, तो अगर आप उन दोनों का यूनियन का सेट मालूम करें, ठीक है, और बाद में उनकी तरतीब चेंज कर लें, जैसे यहाँ पर मैं z को पहले ले आया हूँ और n को बाद में ले गया हूँ, तरतीब चेंज करें और फिर हम अगर हम इसका यूनियन का सेट मालूम करें तो दोनों केसेस में यूनियन का जो सेट है वो सेम आएगा, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आएगी। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। तो अब हम मालूम करते हैं पहले इसको, ठीक है, उसके बाद हम वेन डायग्राम के थ्रू इसको वेरीफाई भी करेंगे। तो देखें ये जो इक्वेशन है इसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड, मैं इसकी पहले वैल्यू मालूम करता हूं। इसके लिए मैं यूनियन का सेट मालूम करता हूं। तो मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी n यूनियन z, ठीक है। अब n की जगह मैंने जो नेचुरल नंबर का सेट है वो लिख दिया, इसी तरह z की जगह मैंने जो इंटीजर्स का सेट है वो लिख दिया। अब इन दोनों सेट के लिए हम यूनियन का सेट मालूम करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम दोनों के जो एलिमेंट्स है वो उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे। तो देखें ये जो नेचुरल नंबर जितने हैं ये सारे यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है, ये +1 +2 +3 सारे यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो सेट है नेचुरल नंबर का, ये पूरे का पूरा सेट यहाँ इंटीजर में आ रहा है। तो अगर हम ये इंटीजर वाला सेट लिख दें, इसका मतलब है कि ये इन दोनों का यूनियन सेट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो इसी सेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूं +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये हमने यूनियन का सेट मालूम कर लिया n यूनियन z के लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास ये सेट आ गया। तो इस सेट को मैं नंबर 1 कर देता हूं, ठीक हो गया। अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसके लिए यूनियन का सेट मालूम करते हैं। तो मैं लिखता हूं राइट हैंड साइड, ठीक है,
और अब ये आ जाएगा Z यूनियन N। अब मैं जो Z सेट है उसको पहले ले आया हूं और N सेट को मैं बाद में ले आया हूं, ये वाली साइड मैंने लिख दी है। तो यहां पर आप अब Z की जगह जो इंटीजर वाला सेट है वो पुट कर दें, ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। और यूनियन, उसके बाद आप नेचुरल नंबर का सेट पुट कर दें, तो ये आ गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सिर्फ हमने सेट्स की तरतीब चेंज कर ली। अब इनका अगर हम यूनियन का सेट मालूम करेंगे तो देखें सेम सेट ही आएगा जो यहाँ पर आया था, क्योंकि ये नेचुरल नंबर सारे इस सेट में ऑलरेडी आ रहे हैं। तो हम यही वाला सेट लिख लेंगे, ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास यूनियन का सेट आ गया इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी उसके लिए। ठीक है, तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूँ। अब देखें ये 1 और 2 जो हमारे पास सेट आए हैं, इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि चूंकि दोनों केसेस में हमारे पास सेम सेट आया है, इक्वल सेट आए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हमने ये वाला जो लॉ है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, इसको हमने वेरीफाई कर लिया। लेकिन अब इसको हमने वेरीफाई करना है वेन डायग्राम से। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि वेन डायग्राम से किस तरह वेरीफाई करेंगे। उसके लिए देखिए मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है, तो मैंने ये अलहदा से पेपर पे वेन डायग्राम यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आप जो है तो क्वेश्चन के नीचे यहाँ पर दोनों फिर बना लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों फिगर्स आपने बनानी है। अब वेन डायग्राम किस चीज़ को कहते हैं? जब भी आप सेट्स को इस तरह ग्राफ की शक्ल में शो करते हैं तो इस रिप्रेजेंटेशन को या इस फिगर को हम वेन डायग्राम बोलेंगे। ठीक हो गया। देखें इसमें सबसे पहले एक ट्रायंगल इस तरह ड्रॉ की जाती है, ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रही होती है। ये मैंने यू डाला, यहां पर अभी यूनिवर्सल सेट नहीं, आगे आएगा तो फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो सेट दिए जाते हैं उनको हम सर्कल की शक्ल में शो करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास दो सेट्स हैं, एन है और जेड है, नेचुरल नंबर का और इंटीजर का सेट है। तो देखिए मैंने दो सर्कल यहां पर ड्रॉ कर लिए, एक ये मैंने बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये इंटीजर्स को शो कर रहा है, और इसके अंदर छोटा सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहां पर देखा कि जो नेचुरल नंबर है ये सारा इस इंटीजर के सेट में आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला जो सर्कल है नेचुरल नंबर का इस इंटीजर के अंदर ही ड्रॉ कर लिया। ठीक हो गया। तो अब देखिए हमारे पास ये जो पहले वाला यूनियन का सेट आया था एन यूनियन जेड, ये वाला जिसको हमने नंबर 1 किया हुआ है। ठीक है, इस सेट के लिए हमने यहां पर शेडिंग करनी है, यानी कि हमने वो एरिया स्पेसिफाई करना है जहां पर ये सारे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो देखें अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये सारे इंटीजर्स हैं, इसका मतलब है कि ये जो इंटीजर का पूरा एरिया है ये सारा इस यूनियन के सेट को शो कर रहा है। ठीक है, इसमें ये नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। तो हम जब यहाँ पर शेडिंग करेंगे, ठीक है, वो हम इस पूरे एरिया को शेड कर लेंगे। तो शेडिंग का मतलब है आप इस तरह कोई लाइन लगा दें या किसी कलर से आप इसको शेडिंग कर लें, कुछ भी आप कर लें। ठीक है, तो ये जो है मैं शेडिंग कर रहा हूँ, शेडिंग का मतलब ये है कि मैं वो वाला एरिया स्पेसिफाई कर रहा हूँ, वो वाला एरिया मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जहाँ जहाँ पर ये जो यूनियन का सेट है इसके एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसके एलिमेंट देखें ये पूरा इस सर्कल में आ रहे हैं और इसी सर्कल के अंदर ये वाला सर्कल भी आ रहा है। तो हम ये पूरा जो सर्कल है इसको शेड कर लेंगे, यहाँ पर हम इस तरह लाइन लगा देंगे। ठीक है, इस तरह आप अगर कुछ कलर करना चाहते हैं तब भी ठीक है कलर कर लीजिएगा, लेकिन मैं इस तरह लाइन लगा के इसको शेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि ये हमने ये जो यूनियन का सेट आया था, ये जो हमने नंबर 1 किया था उसका हमने एरिया यहां पर स्पेसिफाई कर लिया। ठीक है, ये हमने फिगर बना ली एन यूनियन जेड के लिए। ठीक है, उसके बाद वेन डायग्राम दूसरी वाली हमने ये बनाई है, ये फिगर 2 है, ये हमारे पास ये जो सेट आया था इसके लिए है। ठीक है, तो देखें ये जो सेट है इसमें भी वही एलिमेंट हैं जो कि इस सेट 1 में आ रहे थे, यानी कि अगर हम यहाँ पर भी जो यूनियन का ये जो सेट आया इसके एलिमेंट्स को स्पेसिफाई करना चाहें या इसका एरिया बताना चाहें कि कौन सा है, तो देखें ये पूरा जो सर्कल है ये सारा ही इसका एरिया हो जाता है। ये जो दूसरे वाला हमारे पास सेट आया यूनियन का, यानी कि Z यूनियन N, ठीक है, ये वाला, तो इसमें भी हम जब शेडिंग करेंगे तो उस पूरे सर्कल को करेंगे, और जाहिर है दूसरा जो सर्कल है ये वाला ये इसके अंदर आ रहा है तो वो भी ऑटोमेटिकली शेड हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर सारे इंटीजर में शामिल है। ठीक है, तो ये मैंने इसका एरिया भी शेड कर दिया। अब ये शेडिंग किस लिए करते हैं कि ये जो एरिया शेडेड होता है, ठीक है, वहां से हमें पता चलता है कि हमारा जो यूनियन का सेट आया है वो उसकी वैल्यू क्या बनती है या उसके एलिमेंट कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। तो अब ये जो दोनों हमारे पास सेट आए थे, मैंने दोनों सेट्स के लिए एरिया शेड कर दिया। ठीक है, तो अब देखें जो एन यूनियन जेड का एरिया है
ये जब मैंने शेड किया तो ये पूरा मतलब सर्कल इसमें हमने शेड कर लिया, ठीक है। और इसी तरह Z यूनियन N के लिए भी हमें पूरा सर्कल ही हमने शेड किया। दोनों में जो शेडेड एरिया आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इस वेन डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि N यूनियन Z इक्वल है Z यूनियन N के, क्योंकि दोनों का एरिया जो शेडेड एरिया सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने ये जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन था, यानी कि N यूनियन Z इज इक्वल टू Z यूनियन N, इसको हमने वेरीफाई कर लिया क्योंकि हमारे पास सेम शेडेड एरिया आ गया। तो मैंने लिखा है फ्रॉम फिगर 1 यानी कि इस फिगर एंड फ्रॉम 2 यानी कि ये वाली फिगर, इट इज क्लियर दैट कि इन दोनों फिगर से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि N यूनियन Z के ये जो हमारे पास इसके लिए यूनियन का सेट आया था ये इक्वल है Z यूनियन N के, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो इसका मतलब है कि हमने ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाई कर लिया वेन डायग्राम से, ठीक है। तो ये हमने जो पहला पार्ट था यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाई कर लिया इन दोनों सेट्स के लिए। अब हम ये जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों सेट्स के लिए वो वेरीफाई करते हैं। अच्छा जी, अब हमें ये जो दो सेट दिए गए हैं नेचुरल नंबर का और इंटीजर्स का, इन दोनों सेट्स के लिए हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखें ये मैंने यहाँ पर जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट लिख दिया और ये मैंने इंटीजर्स का सेट लिख दिया। इन दोनों सेट्स के बारे में मैंने इस क्वेश्चन के शुरू में एक्सप्लेन कर दिया डिटेल से, ठीक है। अब मैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इस वेरीफाई करता हूँ इन दोनों सेट्स के लिए। तो मैंने ये पहले लॉ लिख दिया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। और अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है कि अगर हमें दो सेट दिए गए हों, जैसे कि ये दो सेट्स हैं, एक नेचुरल नंबर का है और एक इंटीजर का है, इन दोनों सेट्स का अगर मैं इंटरसेक्शन का सेट मालूम करूं, ठीक है, और बाद में इनकी तरतीब में चेंज कर लूं, जैसे ये Z को मैं पहले ले आया हूं और N को बाद में ले आया हूं, और इनका भी मैं इंटरसेक्शन का सेट मालूम करूं, तो हमारे पास दोनों केसेस में जो इंटरसेक्शन का सेट आएगा वो सेम आएगा, इक्वल आएगा, यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इस चीज को हमने वेरीफाई करना है। तो पहले हम इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली साइड, इसको वेरीफाई करते हैं, इसकी वैल्यू मालूम करता हूं। तो मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड। अब ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, ठीक है, N इंटरसेक्शन Z। N की जगह मैंने जो नेचुरल नंबर का सेट था वो लिख दिया और Z की जगह मैंने इंटीजर्स का सेट लिख दिया। अब इन दोनों सेट का मैं इंटरसेक्शन सेट मालूम करता हूं। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट आते हैं, मुश्तरका एलिमेंट आते हैं, वो इंटरसेक्शन सेट में हम लिखते होते हैं। तो देखें ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, ये 1 2 3 4 ये सारे नंबर इन इंटीजर्स में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीजर में प्लस नंबर भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। जितने भी ये प्लस नंबर है 1 2 3 4 ये सारे ऑब्वियसली नेचुरल नंबर भी हैं। तो इसका मतलब है कि जो ये वाले हमारे पास एलिमेंट है नेचुरल नंबर के, ये कॉमन है दोनों सेट्स में। तो हम ये वाला सेट पूरा लिख लेंगे, ये हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए सेट आ जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन सेट आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसके लिए सेट आ गया, इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के लिए सेट मालूम करते हैं। तो मैं लिखता हूं राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये है Z इंटरसेक्शन N। इसमें हम Z को पहले ले आए, N को हम बाद में ले आए, ठीक है। तो अब Z की जगह आप इंटीजर का सेट पुट कर लें। ये हमारे पास सेट है Z के लिए, ये आ गया 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह उसके बाद आ जाएगा इंटरसेक्शन, और अब ये N की जगह हम जो नेचुरल नंबर का सेट है वो पुट कर लेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक हो गया। तो अब देखें इन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। तो ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये कॉमन है इन दोनों सेट्स में। तो मैं लिख लूँगा कि जो इसका इंटरसेक्शन सेट बनेगा उसमें ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास इंटरसेक्शन सेट बन गया। अब ये जो हमारे पास सेट आया ये इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के लिए आया है, Z इंटरसेक्शन N के लिए आया है। इसको मैं नंबर 2 कर देता हूं। अब देखें ये नंबर 1 और नंबर 2 जो सेट आए हैं इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों सेट इक्वल हैं, दोनों सेट सेम है। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी फिर इक्वल है, ठीक है। तो ये हमने जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हमने यहां पर वेरीफाई कर लिया है। लेकिन अब इसको हमने वेरीफाई करना है वेन डायग्राम से, ठीक है। तो वेन डायग्राम से अभी आपको मैं बताता हूँ किस तरह वेरीफाई करना है। मैंने अलहदा से वेन डायग्राम पेपर पे यहाँ पर ड्रॉ करके रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। आप इसी तरह क्वेश्चन के नीचे फिर इन दोनों फिगर्स को ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब वेन डायग्राम में क्या होता है, जिस तरह के मैंने आपको इस क्वेश्चन के शुरू में बताया
कि वेन डायग्राम में जो सेट्स हैं उनको इस तरह ग्राफ की शक्ल में शो किया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ की जाती है। ये जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट को शो करता है, ठीक है। यहां पर अभी हमें यूनिवर्सल सेट नहीं दिया गया, आगे आएगा तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक हो गया। और उसके बाद जो हमें सेट दिए जाते हैं उनको इस तरह सर्कल की सूरत में शो करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास यहां पर दो सेट है, एक n है नेचुरल नंबर का और एक z है इंटीजर्स का, ठीक है। तो चूंकि जो इंटीजर वाला सेट है इसमें नेचुरल नंबर का जो सेट है ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इंटीजर का सर्कल बड़ा रखा और उसके अंदर मैंने नेचुरल नंबर का सर्कल डाल दिया, क्योंकि ये नेचुरल नंबर ऑलरेडी इसमें आ रहे हैं सारे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका सर्कल अंदर रख दिया, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट ये करना होता है कि ये जो हमने वेन डायग्राम ड्रॉ की है इसको हमने एरिया शेड करना है। कौन से वाला एरिया शेड करना है? ये जो हमारे पास n यूनियन n इंटरसेक्शन z के लिए जो हमारे पास सेट आया है, इस सेट का हमने यहां पर एरिया बताना है कि ये जो एलिमेंट्स है कहां पर आ रहे हैं इस सेट्स के, ठीक है। तो देखें ये जो हमारे पास सेट है, ये जो नंबर 1 मैंने किया हुआ है, इसको अगर मैं यहां पर हाईलाइट करूं या स्पेसिफाई करूं तो ये सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो दरमियान वाला जो सर्कल है यहां पर हमारा ये वाला सेट हम इसको शो कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह शेड कर लूंगा, आप लाइंस डाल लें या कोई खास कलर कर लें, ठीक है, जिस तरह आपको बेहतर लगता है, ठीक है। ये मैंने शेड कर लिया, इसका यहां पर मैंने इसको शो कर दिया कि ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट आया था लेफ्ट हैंड साइड के लिए या n इंटरसेक्शन z के लिए, उसमें जो एलिमेंट है वो यहां पर आ रहे हैं, इस रीजन में आ रहे हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर जितने हैं वो सारे यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको शेड कर दिया, ठीक हो गया। मैं इसको थोड़ा ऊपर करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये जो है शेडेड एरिया आ गया। ये हमारी वेन डायग्राम आ जाती है n इंटरसेक्शन z के लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब राइट हैंड साइड के लिए है z इंटरसेक्शन n, इसके लिए हमारी ये वाली वेन डायग्राम है। ये भी सेम उसी तरह मैंने बनाई है, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है यूनिवर्सल सेट के लिए, उसके बाद इंटीजर का सेट मैंने ड्रॉ किया और उसके अंदर मैंने नेचुरल नंबर का सेट ड्रॉ कर लिया। और अब इसमें भी हमने एरिया स्पेसिफाई करना है। ये जो हमारे पास सेट आया है जो कि z इंटरसेक्शन n के लिए हमारे पास ये सेट आया है, तो इसके एलिमेंट अब हमने शो करने हैं वेन डायग्राम में कि ये वाला सेट कहां पर आ रहा है या इसके एलिमेंट कहां पर आ रहे हैं। तो देखें ये भी नेचुरल नंबर्स ही हैं, इसका मतलब है कि ये जो हमारा नेचुरल नंबर का जो सर्कल है या एरिया है इसको हम शेड कर लेंगे, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी मर्जी, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप कोई कलर भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लाइनिंग से इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या शेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये शेड करने का मतलब ये है कि ये जो z इंटरसेक्शन n है, ये हमारे पास जो ये सेट आया था इसका हमने एरिया बता दिया कि इसके एलिमेंट कहां पर आ रहे हैं, इसके एलिमेंट इस सर्कल के अंदर अंदर आ रहे हैं, ठीक हो गया। ये हमने दोनों वेन डायग्राम को शेड कर दिया। अच्छा, हम शेड किस लिए करते होते हैं? शेड हमने इसलिए किया है कि हमने ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए सेट मालूम किए थे उनका एरिया बताना था। अब देखें इस शेडेड एरिया से हमें क्या पता चल रहा है कि जो n इंटरसेक्शन z के लिए एरिया है वो भी सेम है और z इंटरसेक्शन n के लिए भी एरिया सेम है। दोनों वेन डायग्राम में सेम शेडेड एरिया है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये जो लॉ है, ठीक, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, इसको वेरीफाई कर लिया क्योंकि इस दोनों के लिए हमारे पास सेम वेन डायग्राम आ गई है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये मैंने लिख दिया फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2। ये जो फिगर 1 है और ये फिगर 2 है, इट इज क्लियर दैट, ये बात वाज़ेह हो जाती है कि n इंटरसेक्शन z यानी कि ये इक्वल है z इंटरसेक्शन n के, यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमने ये वाला जो लॉ है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी वेरीफाई कर लिया। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है। हमें ये दो सेट दिए गए हैं C और D, ठीक है, जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिए गए हैं। इन दोनों सेट्स के लिए हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करना है वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक हो गया। तो देखें ये जो C सेट है ये है x such that x belongs to n, के इस C सेट में जो मेंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर में से हैं, एंड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 8 एंड लेस आर इक्वल टू 18। और जो इसमें एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं वो 8 और 18 के दरमियान में है, ठीक है। 8 से स्टार्ट होंगे और 18 तक जाएंगे। तो देखें ये जो C सेट है ये मैंने लिख दिया, 8 से मैंने इसको स्टार्ट किया, 18 तक कर दिया, सारे नेचुरल नंबर मैंने लिख दिए, ठीक हो गया। उसके बाद जो D सेट है ये है y such that y belongs to n, कि इसमें भी जो एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर में से हैं, ठीक है। एंड
y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 9 एंड लेस आर इक्वल टू 19, जबकि जो इसमें एलिमेंट है वो 9 और 19 के दरमियान में, यानी कि 9 से स्टार्ट होंगे और 19 तक जाएंगे। तो देखें ये मैंने डी सेट लिख दिया, 9 से मैंने इसको स्टार्ट किया, 19 तक लिख दिया, सारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो मैंने लिख दिए 9 और 19 के दरमियान। ठीक हो गया। ये हमारे पास दो सेट्स हैं। इन दोनों सेट्स के लिए अब पहले मैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई करता हूं। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है? जिस तरह कि मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बताया कि अगर हमारे पास दो सेट्स हों, जैसे कि यहाँ पर ये सी और डी है, इन दोनों सेट का अगर हम यूनियन सेट मालूम कर लें और फिर हम इनकी तरतीब चेंज कर लें, जैसे यहाँ पर हम डी को पहले ले आएँ और सी को बाद में ले आएँ, और अब इस साइड का भी अगर हम यूनियन का सेट मालूम करें तो दोनों साइड के लिए जो यूनियन का सेट आएगा वो सेम आएगा, इक्वल आएगा, यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है, तो अब हम मालूम करते हैं। पहले मैं जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके लिए सेट मालूम करता हूं, यूनियन सेट मालूम करता हूं। तो देखिए मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, अब ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख दी, सी यूनियन डी, ये वाली मैंने लिख दी, और ये नेक्स्ट मैंने सी की जगह जो सी सेट था वो पुट कर दिया, उसके बाद यूनियन और डी की जगह मैंने जो डी का सेट था वो पुट कर दिया। तो अब इन दोनों का हमने यूनियन सेट मालूम करना है। तो यूनियन सेट कौन सा होता है? दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके हम एक सेट में लिख देंगे, ये यूनियन सेट होता है। ठीक है, तो देखें इस सेट में ये 8 के अलावा ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे यहाँ पर आ रहे हैं, सिर्फ ये 19 नहीं आ रहा। तो हम ये 8 और 19 को मिला के बाकी ये सारे एलिमेंट लिख देंगे, तो हमारे पास सी यूनियन डी आ जाएगा। ठीक है, मैं 8 से स्टार्ट करूंगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और लास्ट पे ये 19 आ गया। तो ये हमने सारे एलिमेंट जो दोनों सेट्स के थे उनको इकट्ठा करके एक जगह लिख दिया, ये हमारे पास यूनियन सेट आ गया। इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये वाली, उसके लिए हमारे पास ये सेट आ गया, तो इसको मैं नंबर 1 कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब हम इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के लिए यूनियन का सेट मालूम करेंगे, तो मैं लिखता हूँ राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है? ये है डी यूनियन सी, तो मैं लिखूंगा डी यूनियन सी और इज इक्वल टू, अब यहां पर हम सेट्स लिख लेंगे। पहले जो डी सेट है वो लिखते हैं, ये वाला सेट, ये 9 से स्टार्ट हो रहा है और 19 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 9 10 11 12, मैं थोड़ा करीब करीब लिख रहा हूं ताकि एक लाइन में आ जाए। ठीक है, 13 14 15 16 17 18 और 19, ये हमारा डी सेट हो गया। उसके बाद यूनियन और उसके बाद सी सेट हम लिख लेंगे जो कि 8 से स्टार्ट हो रहा है 18 तक है, तो मैं लिख लूंगा 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये मैंने जो सी सेट है वो लिख दिया। अब इन दोनों सेट का हम यूनियन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके एक सेट में लिख लेंगे। तो देखें सेम वही चीज़ आएगी जो यहाँ पर आई है, क्योंकि ये 8 हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 9 से लेके 18 तक एलिमेंट दोनों सेट में आ रहे हैं, तो ये मैं लिख लूँगा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और लास्ट पे ये 19 रहेगा, ये वाला सॉरी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19। ठीक है, ये हमने जो यूनियन सेट मालूम कर लिया डी यूनियन सी के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है उसके लिए सेट आ गया, तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूँ। अब देखें ये 1 और 2 जो सेट आए हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों केसेस में जो सेट है वो सेम आए हैं, इक्वल आए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, तो हमने ये जो लॉ है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन इसको वेरीफाई कर लिया है। लेकिन अब इसको हमने शो करना है, वेरीफाई करना है वेन डायग्राम से। ठीक है, तो मैंने वेन डायग्राम अलहदा पेपर्स पे ड्रॉ की हुई है क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। तो देखें अब ये मेरे पास जो मैंने वेन डायग्राम टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है। वेन डायग्राम किस तरह ड्रॉ करते हैं मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि इसमें सबसे पहले इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करता है, इसको यू मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर अभी यूनिवर्सल सेट नहीं, आगे आएगा तो फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जो सेट दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 सेट हैं सी और डी, तो उनके लिए सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं। ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, ये सेट सी है, और ये एक और सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, ये सेट डी है। ठीक हो गया,
ये मैंने सी यूनियन डी जो ये वाला हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमें ये करना होता है कि जो एलिमेंट्स हैं सेट्स के वो लिखने हैं, ठीक है। तो देखें जो सी हमारे पास सेट था इसमें ये 8 है, ठीक है, जो कि डी में नहीं है। इसी तरह डी में ये 19 है जो कि सी में नहीं है। तो 8 और 19 को ये देखें मैंने अलहदा सी के अंदर लिख दिया 8 और डी के अंदर 19 लिख दिया। बाकी सारे एलिमेंट कॉमन थे तो इनका जो कॉमन एरिया आ रहा है, ठीक है, मुश्तरका जो रीजन आ रहा है वहां पर मैंने बाकी सारे एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। तो इस तरह अब अगर आप सी को देखें ये हमारा सी बनता है, 8 से स्टार्ट हो रहा है और बाकी सारे 18 तक आ गए। इसी तरह अगर डी को देखें तो ये हमारा डी बनता है, इसमें 9 से स्टार्ट हो रहा है, ये सारे 18 तक आ गए और ये 19, तो इसके भी सारे एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि ये हमारे पास जो वेन डायग्राम आई है इसमें हमने शेडिंग करनी है, ठीक है। शेडिंग हम किस लिए करते हैं, देखें ये जो हमारे पास सेट आया है सी यूनियन डी के लिए, इसके ये जो एलिमेंट आए हैं तो हमने इस वेन डायग्राम में ये शो करना है कि ये एलिमेंट कौन कौन से रीजन में आ रहे हैं। तो चूंकि ये हमने यूनियन लिया था यानी कि दोनों सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं 8 से लेके 19 तक, तो इसका मतलब है कि ये जो 2 सर्कल का एरिया, ये पूरा एरिया हमें शेड करना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि ये जो सेट है इसका एलिमेंट कौन कौन से रीजन कहाँ कहाँ पर इस आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं जो है ये पूरा जो एरिया है दोनों सर्कल का इसको मैं शेड कर लूँगा, ठीक है। ये मैं इसको इस तरह शेडिंग करता हूँ, मैं लाइनिंग डाल पुट कर रहा हूँ, आप जो है तो कोई कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसको शेड कर लेता हूँ। ये शेड मैंने किस लिए किया, ये दिखाने के लिए कि ये जो हमारा यूनिवर्सल सेट आया था सी यूनियन डी के लिए, ये मैंने नीचे लिखा है सी यूनियन डी, ठीक है। इसमें इसके जो एलिमेंट हैं वो इस वेन डायग्राम में कौन कौन से रीजन में आ रहे हैं। तो चूंकि दोनों सर्कल में आ रहे थे तो मैंने दोनों सर्कल को शेड कर दिया, इस तरह लाइन मैंने पुट कर दिया, ठीक हो गया। ये मैंने शेडिंग कर दी है फिगर 1 की सी यूनियन डी की। अब हम ये जो दूसरा हमारे पास दूसरी साइड आई थी राइट हैंड साइड डी यूनियन सी, इसके लिए हमारे पास ये वाला सेट आया था तो इसके लिए भी हम वेन डायग्राम में शेडिंग करेंगे। तो देखें ये जो दूसरी फिगर है ये मैंने इस जो राइट हैंड साइड है उसके लिए मैंने बनाई है। इसमें भी सबसे पहले मैंने इस तरह ये रेक्टेंगल ड्रॉ की, फिर उसके बाद ये 2 सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ये एक सी सेट के लिए हो गया और ये दूसरा सर्कल ये डी सेट के लिए हो गया। अब सी सेट में ये 8 जो है ये डी में नहीं आ रहा था तो मैंने सी में लिख दिया। इसी तरह ये डी में 19 आ रहा था, सी में नहीं आ रहा था तो मैंने सिर्फ यहाँ डी के एरिया में लिख दिया। बाकी जो कॉमन एलिमेंट थे, मुश्तरका एलिमेंट थे, वो मैंने इनका जो मुश्तरका एरिया है कॉमन रीजन है वहां पर लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको भी हमने शेड करना है ये बताने के लिए कि ये जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आया है डी यूनियन सी, इसके ये एलिमेंट को कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं इस रीजन में। तो देखें ये दोनों सर्कल में चूंकि आ रहे हैं तो मैं ये दोनों सर्कल को शेड कर दूंगा, ठीक है। इस तरह मैं लाइन पुट कर दूंगा। अगेन आप अगर कुछ कोई कलर यूज करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, ठीक है। मैं इसको इस तरह शेडिंग, इसकी मैंने शेडिंग कर दी। अब मैंने दोनों वेन डायग्राम की शेडिंग कर दी। यहाँ पर मैंने सी यूनियन डी के लिए की है और ये मैंने डी यूनियन सी के लिए की है। अब इस वेन डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है, इस शेडिंग से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों केस में जो हमने शेडिंग की है सेम एरिया हमारा कवर हो रहा है, ठीक है। यानी कि जब हमने सी यूनियन डी लिया, हमारे पास जो यूनियन का सेट आया उसके लिए हमने शेडिंग की तो ये दोनों सर्कल उसमें कवर हो गए। इसी तरह डी यूनियन सी के लिए हमारे पास जो यूनियन का सेट आया था उसके लिए जब हमने यहाँ पर शेडिंग की तो इसमें भी ये दोनों सर्कल जो है कवर हो गए। तो दोनों वेन डायग्राम में जो शेडेड एरिया है वो सेम है। इसका मतलब है कि ये जो लॉ था, लॉ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन यानी कि सी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन सी, ये हमने इसको इक्वल प्रूफ कर लिया क्योंकि हमारे पास वेन डायग्राम दोनों के लिए सेम आई है, दोनों के लिए सेम शेडेड एरिया आ गया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम फिगर 1 यानी कि ये इस फिगर से एंड फ्रॉम एंड टू इस फिगर से इट इज क्लियर दैट, ये बात वाज़ेह हो जाती है कि सी यूनियन डी इक्वल है डी यूनियन सी के, ठीक है। तो इस तरह ये हमने इसके लिए वेन डायग्राम भी ड्रॉ कर लिए। तो ये हमने अभी इसको वेरीफाई कर लिया है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को। अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं इन दोनों सेट्स के लिए। अच्छा जी, अब हम इन दोनों सेट्स के लिए यानी कि सी और डी के लिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करेंगे। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 सेट हो, जैसे कि यहाँ पर सी और डी सेट हैं और इनका हम इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लें, उसके बाद हम इनकी अगर
ऑर्डर चेंज कर लें, तरतीब चेंज कर लें, यानी कि देखें यहाँ पर मैं डी को पहले ले आया हूँ और सी को बाद में ले आया हूँ, ठीक है, और इनका भी हम इंटरसेक्शन का सेट मालूम करें तो दोनों सूरतों में जो इंटरसेक्शन का सेट आएगा वो इक्वल आएगा, सेम आएगा, यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस लॉ को हमने वेरीफाई करना है, तो पहले मैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू मालूम करूंगा। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी सी इंटरसेक्शन डी, उसके बाद सी की जगह मैंने सी का सेट लिख दिया और डी की जगह मैंने डी वाला सेट पुट कर दिया। अब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है। तो देखें इंटरसेक्शन के केस में हम क्या करेंगे, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, मुश्तरका एलिमेंट होते हैं दोनों सेट्स में, उनको हम एक एक सेट में इकट्ठा करके लिख लेते होते हैं, ठीक है। तो देखें ये 9 से लेके 18 तक जो एलिमेंट्स हैं ये इधर भी आ रहे हैं और इधर भी आ रहे हैं। तो हम ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये हमने सी इंटरसेक्शन डी के लिए वैल्यू मालूम कर ली, या इसका सेट हमारे पास आ गया। ये हमारे पास इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसके लिए सेट आ गया। इसको मैं नंबर 1 करता हूं, ठीक है। अब ये जो राइट हैंड साइड है इसके लिए हम इंटरसेक्शन का सेट मालूम करेंगे। तो मैं लिखता हूं राइट हैंड साइड। अब ये क्या है, ये है डी इंटरसेक्शन सी। यहां पर डी पहले आ रहा है और सी बाद में आ रहा है, तो मैं लिखता हूं डी इंटरसेक्शन सी। अब आप डी की जगह जो डी सेट है ये वाला इसको पुट करें, ये आ जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ठीक है। ये हमने सेट डी पुट कर लिया, उसके बाद इंटरसेक्शन। अब सेट सी जो है पुट करते हैं, ये वाला 8 से लेके 18 तक। ये आ गया 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। ये हमने दोनों सेट पुट कर लिए। अब इन दोनों सेट का आप इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लें। तो इंटरसेक्शन सेट के केस में क्या होता है कि हम जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, मुश्तरका एलिमेंट होते हैं, वो हम इकट्ठे करके एक सेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखें ये 9 से लेके 18 तक जो एलिमेंट है वो कॉमन है, मुश्तरका है। तो मैं लिख लूँगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेट आया है ये इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी उसके लिए हमारे पास आ गया, ठीक है। इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। अब देखें ये नंबर 1 और नंबर 2 जो सेट आए हैं ये इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों सेम हैं, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, ठीक है, इक्वल आ गई है। तो हमने ये जो लॉ है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन इसको वेरीफाई कर लिया। लेकिन अब इसको हमने वेरीफाई करना है थ्रू वेन डायग्राम, ठीक है। तो मैंने वेन डायग्राम को अलग से पेपर पे ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है। आप क्वेश्चन में नीचे यहाँ पर फिर ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखें वेन डायग्राम ये मैंने ड्रॉ की है। ये पहले ये आ गई सी इंटरसेक्शन डी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए मैंने ड्रॉ की है, और ये राइट हैंड साइड के लिए की है, इसके लिए डी इंटरसेक्शन सी के लिए, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको पिछले पार्ट में बताता रहा हूँ कि वेन डायग्राम किसको कहते हैं। जब हम सेट्स को इस तरह ग्राफ की शक्ल में शो करते हैं तो उसको वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें सबसे पहले इस तरह ये रेक्टेंगल एक ड्रॉ की जाती है, ये एक बड़ा सेट या यूनिवर्सल सेट को शो करता है। यहाँ पर हमें अभी नहीं दिया गया, आगे आएगा तो फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद जो सेट दिए जाते हैं उनको इस तरह सर्कल की सूरत में शो किया जाता है। अब हमारे पास यहाँ पर 2 सेट है, सेट सी और डी। तो देखें ये सेट सी है, ये इसका सर्कल हो गया, और इसी तरह ये सेट डी है, ये सेट डी का सर्कल हो गया, ठीक हो गया। अब हमने इनके एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो देखें एलिमेंट्स जो सी सेट है, सी सेट में एलिमेंट आ रहे हैं 8 से लेके 18 तक। ये 8 डी में नहीं आ रहा, इसी तरह ये डी को अगर आप देखें तो ये 19 जो है ये सी में नहीं आ रहा, बाकी सब कॉमन है। तो ये जो सी सेट है, ये सी का जो सर्कल है इसमें मैंने 8 लिख दिया अलहदा से, ठीक है, क्योंकि ये डी में नहीं आ रहा। इसी तरह ये 19 जो डी में आ रहा है और सी में नहीं आ रहा है, इसको मैंने अलहदा से लिख दिया। बाकी जितने कॉमन एलिमेंट थे, मुश्तरका एलिमेंट थे, मैंने इनका जो मुश्तरका रीजन था या कॉमन रीजन है वहां पर लिख दिया, ठीक हो गया। तो ये हमने इनके एलिमेंट लिख दिए। अब हमने ये जो हमने वेन डायग्राम ड्रा की है इसमें शेडिंग करनी है, ठीक है। हमने स्पेसिफाई करना है, ठीक है, कि ये जो हमारे पास
इंटरसेक्शन का सेट आया है, इसके ये जो एलिमेंट है ये इस वेन डायग्राम में कौन से रीजन में आ रहे हैं, ठीक है, वो रीजन हमने हाईलाइट करना है या उसको शेड करना है, ठीक है। तो आप कोई कलर यूज कर लें या जिस तरह आपको लगता है। मैं यहाँ पर ये लाइनिंग यूज करता हूँ, इस तरह लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखें अब ये जो इंटरसेक्शन का जो सेट है इसमें 9 से लेके 18 तक एलिमेंट आ रहे हैं, जो कि इन दोनों सर्कल का जो कंबाइन एरिया है, मुश्तरका रीजन है, इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये वाला जो एरिया है इसको शेड करेंगे तो इससे इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट आया था वो उसके जो एलिमेंट आ रहे हैं इस शेडेड रीजन में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको हाईलाइट करता हूं, मैं इस तरह लाइन ड्रॉ करता हूं। आप जो है अगर कोई कलर वगैरह यूज करना चाहते हैं कलर यूज कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं इसको इस तरह शेड कर लिया, इस रीजन को मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। ये मैंने शेडिंग कर लिया, होपफुली आपको ये लाइन नजर आ रही होंगी, ठीक है। ये एरिया जो है मैंने शेड कर दिया इस इंटरसेक्शन के सेट के लिए। इसके सारे एलिमेंट को मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया कि ये कौन से रीजन में आ रहे हैं, इस रीजन में आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अब ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इसके लिए हमारे पास ये सेट आया था इंटरसेक्शन का, तो इस सेट के लिए भी हमने एरिया शेड करना है। हमने ये दिखाना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं इस वेन डायग्राम में कौन से रीजन में आ रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें सेम प्रोसेस मैंने किया, इस तरह मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, ठीक है। और जो ये एलिमेंट 8C में आ रहा था, डी में नहीं था तो मैंने इसको अलहदा लिख दिया। इस तरह 19D में आ रहा था, सी में नहीं आ रहा था, उसको मैंने अलहदा लिख दिया। बाकी जो मुश्तरका एलिमेंट थे वो मैंने इनका जो कंबाइंड रीजन है, मुश्तरका रीजन है, वहाँ पर मैंने लिख दिए। अब इसको भी शेड करना है, तो शेड हम इस सेट के लिए चूंकि करेंगे, इस सेट के हमने एलिमेंट यहाँ पर दिखाने हैं कि इस रीजन में कहाँ पर हैं। तो देखें इस वेन डायग्राम में कौन से रीजन में आ रहे हैं, तो देखिए ये वाला रीजन है यहाँ पर के उसके सारे एलिमेंट आ रहे हैं जो हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट आया था। तो मैं इस एरिया को शेड कर लूंगा, ठीक है, हाईलाइट कर दूंगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो एरिया है यहाँ पर इस सेट के एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं इसको इस तरह शेड करता हूँ, ठीक है। ये लाइन्स में पुट कर लेता हूँ, ये मैंने लाइन्स पुट की, ठीक है। अब मैंने ये दोनों एरियाज को जो है शेड कर दिया। अब ये जो एरिया है ये आ रहा है C इंटरसेक्शन D के लिए, और ये जो शेडेड एरिया ये आ रहा है D इंटरसेक्शन C के लिए। अब दोनों वेन डायग्राम को अगर देखें, जो शेडेड एरिया है दोनों में सेम है, ठीक है। दोनों में एक ही रीजन आ रहा है जो कि शेडेड है, एक जैसा रीजन है। तो चूंकि दोनों के लिए शेडेड एरिया सेम आ गया, इसका मतलब है कि हमने इस चीज को वेरीफाई कर लिया कि जो C इंटरसेक्शन D है ये बराबर है D इंटरसेक्शन C के। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि फ्रॉम फिगर 1, इस फिगर, ठीक है, ये फिगर 1 और 2 से इट इज क्लियर दैट, ये बात वाज़ेह हो जाती है कि C इंटरसेक्शन D इक्वल है D इंटरसेक्शन C के, क्योंकि दोनों के लिए वेन डायग्राम में जो शेडेड एरिया है वो सेम आ गया है, इक्वल आ गया है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये दो सेट दिए गए हैं। एक ई है इवन नंबर का सेट या जुफ्त नंबर का सेट, और एक ओ है यानी कि ऑड नंबर या ताक नंबर का सेट, ठीक है। इन दो सेट्स के लिए हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। तो देखें, पहले हम ये जो दोनों सेट्स हैं ये पहले इनके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये जो ई है इसको लिखा, ठीक है। अब ई जो है इसमें इवन नंबर हैं, जुफ्त नंबर हैं। तो देखें जो जुफ्त नंबर है वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। तो मैंने ये 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन इस तरह करके जितने हमारे जुफ्त नंबर थे या इवन नंबर थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मैंने इसके साथ 0 भी लिख दिया, क्योंकि 0 को भी इवन नंबर में शुमार किया जाता है। तो ये हमारा इवन नंबर का सेट हो गया। इसी तरह ये आ गया ऑड नंबर का सेट या ताक नंबर का सेट। इसमें मैंने सारे जितने ताक नंबर थे जो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, वो सारे मैंने लिख दिए। प्लस -1, प्लस -3, प्लस -5, प्लस -7, प्लस -9 एंड सो ऑन, इस तरह ये सारे ऑड नंबर आ गए। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। अब ये दो हमारे पास सेट आ गए हैं, तो इनके लिए पहले हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है। अब ये लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास दो सेट हों, जिस तरह के हमारे पास ये ई और ओ दो सेट हैं, इनका अगर हम यूनियन का सेट मालूम कर लें और बाद में हम इनकी तरतीब चेंज कर लें, जैसे कि इस यहाँ पर ओ को पहले मैं ले आया हूँ और ई को बाद में, और इनका भी हम यूनियन का सेट मालूम कर लें, तो हमारे पास जो सेट आएगा दोनों सूरतों में सेट एक जैसा आएगा, इक्वल आएगा, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी। मतलब ये हो गया कि अगर हम दो सेट का आपस में यूनियन सेट मालूम करें और उनकी तरतीब चेंज कर लें तो हमारे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ता। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, ठीक है।
तो देखिए अब इस लॉ को हम वेरीफाई करते हैं। पहले हम इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद ये वाली साइड मैंने लिख दी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, और उसके बाद ई की जगह मैंने ई का सेट लिख दिया और ओ की जगह मैंने ओ का सेट पुट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों सेट का हमने क्या करना है, यूनियन सेट मालूम करना है। तो देखिए यूनियन सेट की सूरत में हम क्या करते हैं, मैं आपको पिछले सारे पार्ट्स में बताता रहा हूँ कि इस सूरत में हम दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा कर लेते हैं, एक सेट में ले आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जितने इवन नंबर हैं और ऑड नंबर है ये इकट्ठा करके हम एक सेट में लिख लेंगे तो हमारे पास यूनियन का सेट आ जाएगा ई यूनियन ओ के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 0, उसके बाद प्लस माइनस 1, फिर प्लस माइनस 2, ठीक है, और फिर प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास जो यूनियन का सेट है वो आ गया, ई यूनियन ओ के लिए हमारे पास सेट आ गया। ये हमारे पास इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए सेट आ गया, तो इसको मैं नंबर 1 कर देता हूं। ठीक हो गया, और अब ये जो राइट हैंड साइड है इसके लिए सेट मालूम करते हैं। तो मैं लिखता हूं राइट हैंड साइड, ठीक है, और ये आ जाएगा ओ यूनियन ई। तो यहाँ पर हमने सेट की तरतीब चेंज कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेट ओ है पहले वो लिख लें, ये आ गया, ये ऑड नंबर का सेट था, ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा ओ या ऑड नंबर का सेट आ गया। उसके बाद ये यूनियन आएगा और उसके बाद इवन नंबर का सेट आप लिख दें, ये आ जाएगा 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। तो ये हमारा इवन नंबर का सेट आ गया। ठीक है, अब इन दोनों नंबर का हम यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो यूनियन सेट में दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा कर देंगे तो सेम यही वाला सेट आ जाएगा, क्योंकि हम इवन और ऑड नंबर को इकट्ठा कर लेंगे। यह आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास जो इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड थी उसके लिए सेट आ गया। ठीक है, तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं। अब ये देखें, ये नंबर 1 और नंबर 2 से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों जो सेट आए हैं ये इक्वल आए हैं, सेम जैसे आए हैं। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ये बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है। लेकिन अब इसको हमने वेरीफाई करना है वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो वेन डायग्राम मैंने अलग से पेपर में बनाई हुई क्योंकि मेरे पास बोर्ड पर जगह कम है। आप जो है इस अपने जो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप नीचे ही फिर ये वाली बना दीजिएगा जो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये मैंने वेन डायग्राम बनाई है। अब ये मैंने ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के लिए अलग-अलग, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैंने बना दी, ये राइट हैंड साइड के लिए मैंने वेन डायग्राम बना दी। ठीक है, वेन डायग्राम का आपको मैंने क्या बताया था, ये किस लिए हम इसको बनाते हैं कि जब आप सेट्स को ग्राफ की शक्ल में शो करते हैं तो उसको वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें आपको मैंने बताया था कि पहले ये इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ की जाती है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट होता है, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये आगे जब डिमॉर्गन्स लॉ के क्वेश्चन आएंगे वहां पर इसका यूज होगा। ठीक है, और दूसरा इसमें फिर जो सेट दिए जाते हैं उनको सर्कल की शक्ल में शो किया जाता है। अब यहाँ पर 2 सेट्स हमें दिए गए थे ई और ओ के, तो मैंने 2 सर्कल ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो ये हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली। अब हमें ये जो वेन डायग्राम है इसमें एरिया शेड करना है। कौन सा एरिया शेड करना है, ये जो हमारे पास यूनियन का सेट आया है ई यूनियन ओ लेफ्ट हैंड साइड के लिए, हमने वो एरिया शेड करना है जहां पर ये सारे एलिमेंट आ रहे हो। ठीक है, इस यूनियन सेट के जितने एलिमेंट जहां जहां पर इस वेन डायग्राम में आ रहे हैं वो हमने शेड करना है, ये बताने के लिए कि इस यूनियन सेट के एलिमेंट कहां कहां पर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखें हमने जब यूनियन का सेट बनाया था, यानी कि ये ई यूनियन ओ जब हमने बनाया था तो इसमें हमने इवन और ऑड नंबर को इकट्ठा कर दिया था। इसका मतलब है कि ये दोनों सर्कल में हमें शेडिंग करना पड़ेगी। ठीक है, दोनों सर्कल में आप कोई कलर करते हैं, लाइन लगाते हैं, जिस तरह भी दोनों सर्कल को हमने हाईलाइट कर देना है, क्योंकि दोनों सर्कल के जो एलिमेंट है या दोनों सेट के एलिमेंट इस यूनियन के सेट में आ रहे थे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर शेडिंग कर लेता हूँ, मैं लाइंस पुट करता हूँ। आप अगर कोई कलर वगैरह यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक सर्कल को इसको भी शेड कर दिया और ये मैं दूसरे सर्कल को भी शेड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ई यूनियन ओ या जो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास यूनियन का सेट आया था उसका एरिया शेड कर दिया। अब यही चीज़ हम ये जो राइट हैंड साइड है उसके लिए एरिया शेड करेंगे। तो इसमें भी ये जो ओ यूनियन ई का सेट हमारे पास आया था इसमें दोनों सेट के एलिमेंट थे। इसका मतलब है कि हमें दोनों सर्कल को शेड करना पड़ेगा। ठीक है, ये बताने के लिए कि ये जो ओ यूनियन ई है इसके एलिमेंट कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं। तो चूंकि ये दोनों सेट के एलिमेंट इस सेट में आ रहे थे, हमारा पास ये जो यूनियन का सेट आया था, तो हम यहाँ पर भी दोनों
सर्कल्स को शेड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह मैं लाइन पुट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमने जो इवन नंबर्स का सेट था उसको शेड कर लिया, और ये हम जो ऑड नंबर का सेट है उसको शेड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट इस यूनियन सेट में आ रहे थे, ठीक है। अब ये हमने दोनों जो वेन डायग्राम में एरिया शेड कर लिया जो हमारे पास यूनियन के सेट आए थे उनके लिए। अब इस वेन डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि देखें दोनों में जो शेडेड एरिया है सेम है, कोई फर्क इसमें नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जब यूनियन का सेट लिया ई यूनियन ओ के लिए, ठीक है, और बाद में हमने पोजीशन चेंज की, ओ को पहले ले आए, ई को बाद में ले आए, और दोबारा हमने यूनियन का सेट लिया, तो हमारे पास जो वेन डायग्राम आई है वो सेम आई है। हमारा ये जो फाइनल आंसर है उस पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों केसेस में जो शेडेड एरिया है वो सेम है। तो इसका ये मतलब हो गया कि हमने ये जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है इसको वेरीफाई कर लिया वेन डायग्राम के थ्रू भी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, अब ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है, तो मैंने लिख दिया फ्रॉम फिगर 1 एंड फिगर 2 इट इज़ क्लियर दैट कि इन दो फिगर से ये बात वाज़ेह हो जाती है या ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है दैट ई यूनियन ओ इक्वल है ओ यूनियन ई के। जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है वो वेरीफाई हो गया। तो ये हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को वेरीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं इन दोनों सेट्स के लिए। अच्छा जी, अब हम इन दोनों सेट्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखें ये मैंने लिख दिया कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये लॉ क्या हमें कहता है कि अगर हमारे पास दो सेट हो, जिस तरह के यहाँ पर ये दो सेट हैं ई और ओ, इन दोनों सेट का अगर हम इंटरसेक्शन का सेट मालूम कर लें और बाद में इनकी तरतीब चेंज करके दोबारा हम इंटरसेक्शन का सेट मालूम करें, तो दोनों सूरतों में जो इंटरसेक्शन का सेट आएगा वो सेम आएगा, इक्वल आएगा, यानी कि तरतीब चेंज करने से हमारा जो फाइनल आंसर है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब हम इसके लिए इसको वेरीफाई करते हैं। पहले हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की इसके लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद ई की जगह मैंने जो सेट ई था वो लिख दिया, और ओ की जगह जो ये वाला सेट था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों सेट का हमने इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है, यानी कि हमने वो एलिमेंट यहाँ पर लिखने हैं जो कि दोनों में कॉमन है या मुश्तरका है। तो देखें ये इवन नंबर का सेट है, ये ऑड नंबर का सेट है। इसका मतलब है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट नहीं है। तो हमारा जो ई इंटरसेक्शन ओ के लिए सेट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एम्प्टी सेट लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास जो सेट आया है ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए आया है, तो इसको मैं नंबर 1 कर देता हूँ। और अब हम जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं लिखूंगा राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है, ये है ओ इंटरसेक्शन ई। तो मैं लिखूंगा ओ इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू, अब ओ की जगह जो ऑड नंबर का सेट है वो पुट कर लें, ये वाला, ये आ जाएगा +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारा ओ का सेट आ गया। उसके बाद इंटरसेक्शन और उसके बाद इवन नंबर का सेट पुट कर लें, 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो हम इस सेट में लिखेंगे। तो जाहिर है ये ऑड नंबर का सेट है, ये इवन नंबर का सेट है, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसके लिए भी जो इंटरसेक्शन का सेट आएगा वो एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसके लिए ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको मैं नंबर 2 कर लेता हूं, ठीक है। ये हो गया, ये इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड की हमारे पास उसका सेट आ गया। अब ये जो 1 और 2 दो सेट्स आए हैं, इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों सेट इक्वल हैं, सेम है। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ये इक्वल हैं, ठीक है, ये सेम है। तो हमने ये जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है उसको वेरीफाई कर लिया, लेकिन अब हमने इसको वेरीफाई करना है वेन डायग्राम के थ्रू। तो वेन डायग्राम को मैंने अलग से पेपर पे ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप नीचे यहाँ पर ही ये वेन डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखें ये हमारी वेन डायग्राम है, ये मैंने 2 डायग्राम्स बनाई हैं, एक ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए है, एक राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने ये इंटरसेक्शन का सेट मालूम किया था, ई इंटरसेक्शन ओ, तो ये आ गया ई इंटरसेक्शन ओ, और ये हमारा राइट हैंड साइड का था तो ये मैंने ओ इंटरसेक्शन ई कर दिया, ठीक है। अब देखें इसमें मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम हम किस लिए यूज करते हैं, जब आप सेट्स को इस तरह ग्राफ की शक्ल में शो करते हैं तो उसको वेन डायग्राम बोलते हैं।
अब इसको ड्रॉ किस तरह करते हैं कि पहले ये रेक्टेंगल लगाई जाती है, ये यूनिवर्सल सेट होता है, इसको यू से शो किया जाता है। यहाँ पर हमें यू या यूनिवर्सल का सेट नहीं दिया गया। आगे जब डिमॉर्गन्स लॉ के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर हम इस सेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरा हम ये करते हैं कि जितने हमें सेट दिए जाते हैं उनको हम इस तरह सर्कल में शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो सेट हमें दिए गए हैं, एक इवन नंबर का था, एक ऑड नंबर का था, तो मैंने दो सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। अब नेक्स्ट हमें ये करना होता है कि जब हम इस वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं तो इसमें हमने एरिया शेड करना होता है। कौन सा एरिया शेड करना है? ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन का सेट आया है, इसके लिए हमने देखना है कि इसके एलिमेंट कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, ये बताना होता है। जहाँ जहाँ पर इसके एलिमेंट आते हैं उसको हम शेड कर लेते हैं। लेकिन अब देखें, ये चूंकि एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि इस वेन डायग्राम में कोई भी एरिया हम शेड नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर अगर आएँ, इसका भी हमें जो सेट है वो एम्प्टी सेट मिला था, तो इसमें भी हम कोई भी एरिया शेड नहीं कर सकेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसको हम बता सके शेड करके कि यहाँ पर ये एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो वेन डायग्राम है वो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी यानी कि ई इंटरसेक्शन ओ, और जो हमारी राइट साइड है यानी कि ओ इंटरसेक्शन ई, दोनों के लिए सेम है, ठीक है, दोनों के लिए अनशेडेड है। तो चूंकि आप दोनों के लिए हमारी वेन डायग्राम सेम है, इसका मतलब है कि हमने ये जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हमने वेन डायग्राम के लिए भी शो कर दिया क्योंकि इसमें शेडेड एरिया सेम आया, यानी कि दोनों का कोई शेडेड एरिया है ही नहीं है, सेम चीज़ें। तो मैंने लिख दिया फ्रॉम फिगर 1 एंड 2 कि ये दो जो फिगर्स हैं फिगर 1 और 2, इन दो फिगर्स से हमें इट इज़ क्लियर दैट ये चीज़ वाज़े हो जाती है या ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है कि ई इंटरसेक्शन ओ इक्वल है ओ इंटरसेक्शन ई के, दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों का जो शेडेड एरिया है वो नहीं है, दोनों की वेन डायग्राम एक जैसी है, ठीक है। ये हमने वेरीफाई कर लिया, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है।